राघव और आदिति की फ्लाइट श्रीनगर में लैंड होती है। वहाँ उनका ड्राइवर उनके स्वागत के लिए आया होता है। वो दोनों कार में बैठकर घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते के दोनों तरफा ऊंचे ऊंचे चिनार के पेड़ों को पीछे छोड़ते हुए उनकी कार आगे बढ़ रही थी। आदिति ने बाहर नजर डाली। उसे बर्फ से ढके पहाड़ दिखे। बीच बीच में कश्मीर के केसर की खुशबू मन को एक सुखद एहसास दे रही थी। उसने राघव के कंधे पे अपनी मान रखी और उसे राघव की और उसकी फ्लाइट में जो भी बातचीत हुई थी वो बातचीत उसे याद आने लगी। क्या मैं आपको सच में अच्छी लगती हो? सच सच बताना, आदिति ने राघव को पूछा। बहुत, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए इतनी जद्दोजहद थोड़ी न करता। राघव ने भी मुस्कुराते हुए उसे कहा, लेकिन अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम भी सचमुच मुझे पसंद करती हो? उसी शरारत भरी नजरों से आदिति की तरफ देखते हुए राघव ने कहा। इसका जवाब हम अभी दें या बाद में? आदिति ने भी उसी अंदाज में पलट के राघव को जवाब दिया। बाद राघव थोड़ा सीरियस होता है और आदिति से कहता है, देखो आदिति, ये सब पहले तो ठीक लगता है, लेकिन बाद में ये प्यार ऐसा ही नहीं रहता, उतना कोमल नहीं रहता। दोष गुणों से ज्यादा बड़े लगने लगते हैं। शरीर की जरूरतों से परे मन की भावनाएं होती है। मन होता है, क्षमाशील होता है, करुणामय होता है, वैसे ही वो बुरा भी तो होता है। शादी के बाद का नया नया प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है। वही चीज़ें हम दोनों को समझनी है कि इस प्यार को हमेशा हम दोनों के बीच बरकरार रहना चाहिए। हमें बस वही समझना होता है। हम दोनों के बीच दोष और गुण दोनों का भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, तभी हमारी दुनिया खिलेगी, तभी हमारी दुनिया खुशी से खिल उठेगी। आदिति ने एकदम आश्चर्य से राघव की तरफ देखा। उसको राघव का ये अंदाज बिल्कुल भी अलग और अच्छा लगा, एकदम मैच्योर इंसान की तरह। अरे वाह, आपको तो बात करना भी आता है। मुझे तो लगा कि आप बातें करते ही नहीं हैं। हाँ आदू, सच कहूँ तो मुझे सगाई के बाद ही तुमसे ढेर सारी बातें करनी थी, लेकिन हम दोनों के साथ हमेशा कोई ना कोई रहता ही था, तो हमारी बात ही ठीक से नहीं हो पा रही थी। और भी बहुत सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। दिल के किसी गहरे कोने में एक उदासी है और वो वहीं पे अटकी हुई है सालों से। मुझे ऐसे लगा कि वो उदासी सिर्फ तुम ही दूर कर सकती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था। राघव ने एकदम हल्के स्वर में आदिति से कहा। उसके उस स्वर में काफी उदासीनता थी और आदिति ने भी वो महसूस की। ब्रेकअप हुआ है? आदिति ने नटखट अंदाज में राघव से कहा। हाँ, ऐसे ही कुछ समझो। राघव ने बड़े प्यार से आदिति के बालों को सहलाते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है आदू, मैं तुम्हें खुश रखने की हर तरह से कोशिश करूंगा। सारे सुख तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं मिट जाऊंगा। राघव के उन शब्दों ने आदिति को अचानक से मैच्योर बनाया। उसे लगा राघव शायद अपने पहले ब्रेकअप से अभी भी बाहर नहीं आया है। वो यादें उसको अभी भी सल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे अपने प्यार से वो सभी यादें राघव के मन से हटा दूंगी और उन्हें ढेर सारा प्यार दूंगी।
ब्रेकअप तो बहुत सारे होते रहते हैं, हमें अपने आप को संभालना चाहिए। अब ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओ, क्या मैं आपको आपकी दोस्त से ज़्यादा अच्छी लगती हूँ ना? आप एक काम करो, एक दिन मुझे उसके सामने लेकर चलो, फिर उसको समझ में आएगा कि उसने क्या गवाया है। एक बहुत अच्छी लड़की थी, हमारे बीच कसमें वादे भी हुए थे, एक दूसरे को समझने के हमने प्रॉमिसेस किए थे, लेकिन जब भी उसका टाइम आया वो पीछे हट गई। लेकिन ऐसा क्यों? आदिति ने कहा। राघव ने फिर सीरियस होकर कहा, अभी तुम्हारा भी टेस्ट होने वाला है। और वो खिड़की से बाहर एकदम उदास नजरों से देखने लगा। सगाई के बाद जो हमें एक दूसरे को समझने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था, वो मौका मैं तुम्हें यहाँ दूंगा। अदिति ने बड़े प्यार से उसे गले लगाया। अदिति की उन बातों से राघव हल्का सा मुस्कुराता है। दोनों भी अचानक हॉर्न की आवाज से होश में आते हैं। सामने देखते हैं तो गाड़ी निर्मला मेंशन पहुंच चुकी होती है। वो दोनों भी गाड़ी से उतर जाते हैं। दीनू चाचा और उनकी पत्नी राघव और अदिति का पूरे रस्म रिवाज के साथ स्वागत करते हैं। उन्होंने निर्मला मेंशन को लाइट के साथ साथ फूलों से भी सजाया था और वो देखकर अदिति और राघव चौंक गए थे। उन्हें बहुत अच्छा लगा था। उन दोनों ने बिल्कुल सादगी से लेकिन अच्छे तरीके से मेंशन को सजाया था। राघव और अदिति को देखकर खुश हो जाते हैं। वो दोनों भी दीनू चाचा और उनकी पत्नी से आशीर्वाद लेना नहीं भूलते। दीनू चाचा ने राघव का फेवरेट स्नैक्स बनाया था। वो दोनों भी बहुत थक गए होते। दीनू चाचा राघव को उनके कमरे की चाबी सौंप के आराम करने के लिए बोल देते और अदिति और राघव कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। राघव ने कमरे का दरवाजा खोला और वो दोनों भी कमरे की तरफ देखते ही रह गए। दीनू चाचा और उनकी पत्नी ने बड़ी खूबसूरती से वो कमरा सजाया था। इतना बड़ा पलंग चमेली के फूलों से सजाया था। पलंग के चारों बाजू में सफेद जास्मीन की मालाएं लटक रही थी। गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। चारों कोनों से मंद रोशनी की चमक आ रही थी और उससे वातावरण और भी धुंध हुआ जा रहा था। खुशबूदार कैंडल्स कमरे में बीच बीच में सजाए रखी थी। चमेली और जास्मीन के उस महक से भरा हुआ वो कमरा और उस कमरे में यौवन से भरे खड़े हुए आदिति और राघव एक दूसरे को बस देखते ही जा रहे थे। आदिति ने न जाने कितने दिनों से इस पल का इंतजार किया था। सामने पलंग की बाजू में ही ड्रेसिंग टेबल था। वहाँ के उस शीशे में आदिति अपने आप को निहार रही थी, देख रही थी और शर्माते हुए खुद को ही कह रही थी, देखती हो आज राघव कैसे खुलते नहीं है। और वो पलंग की तरफ बढ़ जाती है। अदिति ने अपने आप को राघव की आवेग में झोंक दिया था। उसको उसकी आंखें, ओठ, गर्दन, माथा और उसके होठों का गर्म स्पर्श आदिति महसूस कर रही थी। वह उसे बेल की तरह लिपटी हुई थी। आदिति की सांसें तेज हो रही थी। वह राघव को अपना सब कुछ देने के लिए आतुर थी। यह रात उसकी और राघव की थी। न जाने उसने अपने आप को इस रात के लिए कितनी रातों से रोक कर रखा था। उसने कभी किसी को अपने पास आने नहीं दिया था। अदिति ने कभी किसी को अपने पास आने नहीं दिया था। आज तो सिर्फ आदिति नहीं थी। आज वो सिर्फ आदिति नहीं थी, वो एक प्रेम से भरी प्रेमिका थी। और वो एक ऐसी प्रेमिका थी जो अपनी प्रेमी को स्पर्श के लिए पागल थी। और वो
खुशबू में वो मदहोश हो जाना चाहती थी। वो अपनी पति की चाहत बनना चाहती थी। वो खुद को उसमें खो देना चाहती थी। उस फूलों की सुगंध में वो खुद को महकाना चाहती थी और उस आग में वो जल जाना चाहती थी। लेकिन अचानक से उसे महसूस हुआ कि राघव का आलिंगन ढीला पड़ रहा है। वह उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। आदिति ने डर से राघव को पूछा, क्या हुआ? राघव का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो देखकर वो सिहर उठी। राघव के माथे से पसीना टपक रहा था। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। आंखें धुंधली हो गई थी। शरीर ठंडा पड़ चुका था। राघव की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। वो एक निश्चल मूर्ति की तरह खड़ा था। उसका कांपता हुआ शरीर आदिति महसूस कर रही थी। क्या हुआ राघव? बताइए ना प्लीज। उसने पलंग से नीचे उतरते हुए राघव से पूछा और उसकी तरफ पानी का ग्लास राघव की तरफ किया। लेकिन राघव बहुत डरा हुआ था और उसका शरीर बिल्कुल कांप रहा था। आदिति ने राघव को जोर जोर से हिलाया और फिर से पूछा, राघव बताइए क्या हुआ? राघव ने अचानक से आदिति को झटक दिया और वो पीठ के बल बेड पर लेटा और तकिए में मुंह छुपा के रोने लगा। आदिति ने राघव को फिर से बिठाया, पानी पिलाया और फिर से पूछा, आपको क्या हुआ है राघव? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है। प्लीज बताइए आपको क्या हुआ? तो भी राघव कुछ भी बोल नहीं रहा था। वो बस रोए जा रहा था। लेकिन राघव, अब किस गुनाह की माफी मांग रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। प्लीज साफ साफ बताइए बात क्या है? आदू, मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पाऊंगा। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन ये सुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब मेरी सारी उम्मीदें टूट गई है। मैं बहुत डर गया हूँ आदिति। मुझे समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो तुम ही हो जो मुझे समझ सकती है, जो अपने जीवन साथी का पूरी तरह से साथ दे सकती है। अगर तुम ये सब चीज़ें संयम और सब्र से लोगी, मेरा हाथ थामोगी, तो मैं इससे जल्द से जल्द उभर जाऊंगा। अब सब तुम्हारे हाथ में है आदिति। राघव के स्वर में विनम्रता के साथ एक डर भी था। आदिति और उसका शरीर अभी भी आदिति का शरीर अभी भी अशांत ही था। वो राघव की बातों को सुन रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। वो उस कमरे की हल्की रोशनी देख रही थी, लेकिन न जाने को उसे सब धुंधला धुंधला सा लग रहा था। वहाँ के फूलों की खुशबूदार महक को पता नहीं अचानक से क्या हुआ। उसकी खुशबू ना कुछ छू रही थी, लेकिन उससे महक बिल्कुल नहीं आ रही थी। अब आदिति पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। उसका सारा जोश उसकी आंखों के द्वारा टपक रहा था। आदिति, राघव ने जोर जोर से आदिति को हिलाने की कोशिश की, लेकिन आदिति अभी भी शांत थी। एकदम मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी, मानो पत्थर सूंघ गया हो। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आदिति, आज अभी जो कुछ भी हुआ, शायद तुम वो समझ गई हो, लेकिन तुम वो समझना नहीं चाहती हो। लेकिन मैं समझ गया हूँ कि शायद तुम भी। आदिति, मैं कैसे समझाऊँ तुम्हें? मैं अभी भी उस जाल में फंसा हुआ हूँ। अभी भी वो ट्रैप में महसूस कर रहा हूँ। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। आदिति ने राघव का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए राघव से पूछा, राघव प्लीज आप शांत हो जाइए और बताइए बात क्या है। राघव धीरे धीरे अपने आप को संभालने लगा था।
थोड़ी देर में उसकी चेतना और सोचने की शक्ति जागृत होने लगी। वो समझ पा रहा था कि उसे क्या हुआ है। राघव ने अदिति की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, मुझे माफ कर दो अदु, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मुझे ऐसे लगा। क्या आपको क्या लगा राघव? अदिति ने पूछा। बताइए ना प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। अदिति तुम मेरी पत्नी अगर मेरे पास आएगी तो मेरा शरीर शायद जाग उठेगा, ऐसा मुझे लगा था। जिसको मैं विश्वास से देखता हूँ, उम्मीद से देखता हूँ, जो अदिति सिर्फ और सिर्फ मुझ पर निर्भर है, जिसका मैं जीवन साथी बनना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ अदिति, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसे लगा कि तुम मेरे जीवन में आती हो तो शायद मैं फिर से खिल उठूंगा। उम्मीद आई बन की एक नए जीवन की शुरुआत करने की। मैं भी इंसान बनूंगा जो अपनी जीवन संगिनी को खुश कर सके। शायद मेरे जीवन का वो काला घनघोर अंधेरा हट जाएगा, लेकिन नहीं यादों, मैं नियति का शिकार बन गया हूँ। राघव बस बोलते जा रहा था और आदिति उसको सुनते जा रही थी। उसको राघव की बातें धीरे धीरे समझ में आ रही थी। अब वो पूरी तरह से जाग उठी थी। अब उसको राघव की बातों का मतलब समझ में आ रहा था और वो अंदर से टूटती जा रही। क्या मैंने तुमसे उम्मीद रख के कुछ गलत किया है? बताओ अदिति, प्लीज मुझे बताओ। और राघव अपने दोनों कानों पे हाथ रख के जोर जोर से रोने लगता है, अपने आप को कोसने लगता है। राघव के शब्द आदिति के कानों में जा तो रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन उन शब्दों को आदिति समझ ही नहीं पा रही थी। उसके शरीर में जान तो थी, लेकिन शरीर निष्प्राण हो चुका था। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपनी उम्मीद खो दी है। आदू, तुम हर तरह से खूबसूरत हो, बिल्कुल एक सुंदरता की मूर्ति। और वो मूर्ति मेरे सामने है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ, उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल बेजान हो गया हूँ। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है अदिति, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। राघव साइड पे टेबल पे रखी हुई कंपोज की मेडिसिन लेते हैं और वो खाकर वो सो जाता है। लेकिन यहाँ आदिति सोचने लगती है, मेडिसिन खाकर ये तो सो सकते हैं, लेकिन मेरा क्या? मेरा मन, शरीर, सब जगह के ये कैसे सो सकते हैं? मैं कैसे शांत करूँ अब अपने आप को? ये पूरी मेडिसिन की बोतल भी मैं अपने अंदर डाल दूँ तो भी मैं शांत नहीं हो सकती। आदिति का दिल और दिमाग दोनों भी सुन्न हो गए थे। पैर भारी हो रहे थे और उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। लड़खड़ाते हुए, अपने आप को संभालते हुए वो उस कमरे की गैलरी तक पहुंच जाती है। उसने अपने आसपास देखा, सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। कैंडल्स ऑलमोस्ट बुझ गए थे। थोड़ी देर पहले जिस ठंड की गर्मी वो महसूस करना चाहती थी अपने जीवन साथी के साथ, वो ठंड अब उसके शरीर को चुभ रही थी। बरामदे में एक कुर्सी पड़ी थी। आदिति ने उस कुर्सी पे अपने आप को झोंक दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे। आंखों के सामने राघव की एक ऐसी सच्चाई थी कि वो ठुकराई नहीं जा सकती थी। उस सच्चाई ने आदिति को पूरी तरह से झंझोर दिया था। उस सच्चाई से वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी।
उसकी आंखों के सामने एक घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो सामने था वो एक भयंकर सत्य था और वो सत्य उसे एक्सेप्ट करना ही था। उसके सिवा उसके सामने कोई भी चारा नहीं था। अदिति गहरी सोच में डूब जाती है। वो सोचने लगती है, क्या यही जीवन रहेगा अभी मेरा? क्या यही मेरे जीवन का कटु सत्य होगा? क्या मैं ऐसे जी पाऊंगी? क्या होगा इस जीवन का अर्थ? क्या करूंगी मैं इसे जीवन का जीकर भी? क्या मुझे ऐसा जीवन स्वीकार करना चाहिए? ये और ऐसे कितने सारे सवाल उसके मन में हलचल मचा देते हैं। कितना इजी है ना बोलना कि मुझे माफ कर दो, लेकिन माफी मांगनी क्यों किया मेरे साथ ऐसा? कहते कि मुझे एक आशा थी। आशा? कौन सी आशा? कैसी आशा? और ये सब मुझ पर ही क्यों आजमाया? क्यों मुझसे झूठ बोला गया? क्यों मुझसे प्यार करते हैं? उन्होंने कहा था मुझे कि मैं लाखों में एक हूँ। मुझे देखते ही उनके दिल में शादी का ख्याल आया था। क्या इन सब के पीछे ये सब सच था? इतना घिनौना सच? क्या सब कुछ पैसा ही होता है? और अगर ऐसा है तो इन अमीरों के लिए ये सब पैसा होगा, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए प्यार एक ऐसी पवित्र और गहरी भावना है जो दो दिलों के मन, आत्मा और शरीर को जोड़ती है। इसमें विश्वास, अपनापन, सम्मान, समर्पण के साथ साथ आकर्षण भी होना जरूरी होता है। प्यार सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता है। इसमें भावनाओं के साथ साथ शारीरिक अंतरंगता का भी होना जरूरी होता है। यहाँ वो भी अनुभव लेना चाहिए। ये जहाँ साथी का स्पर्श हो, प्यार से भरा आलिंगन हो, नजदीकियाँ हो, इन सब से रिश्ता और भी मजबूत होता है। यहाँ एक दूसरे के प्रति समझ और संतुलन अपने आप आ जाता है। शारीरिक अंतरंगता प्यार की वो अनुभूति है जो स्त्री और पुरुष दोनों के भी अस्तित्व को अर्थ और पूर्णता प्रदान करती है। इसी में सच्चा प्यार होता है। और यही एक सक्सेसफुल शादी का मंत्र है। क्या सिर्फ सजना, सवरना और सवरवाल की बहू बनके ठाट में रहना यही लाइफ होगी अब मेरी? क्या यही खोखली जिंदगी मेरे जीने का कारण बनेगी? क्या मैं अपने इस टूटे हुए मन को लेकर जी सकती हूँ? नहीं, कभी नहीं। मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। इन लोगों ने मुझे धोखा दिया है और मैं ये नहीं सह सकती। मैं पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी। क्या बताओगी आदिति? और कौन से मुंह से बताओगी? और क्या होगा इन सब से? क्या ये सब सुनकर समाज से तुम्हें सिंपैथी मिलेगी या तिरस्कार मिलेगा, या समाज की बुरी नजर का सामना करना पड़ेगा? क्या ये समाज ये सब स्वीकार करेगा? और इससे ज्यादा क्या हो सकता है? डिवोर्स का ख्याल आते ही आदिति का शरीर कांप उठता है। डिवोर्स का क्या मतलब होगा? कल शादी और आज तलाक, बस एक ही दिन में। ओ माँ, आदिति पूरी तरह से बिखर गई थी। वो अपनी माँ को पागलों की तरह याद करके फूट फूट कर रोने लगी। उसके सामने अपने माँ पापा का वो मासूम चेहरा याद आया। क्या बताऊंगी मैं अपने माँ पापा को? अभी तो उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को बड़े प्यार से विदा किया था। कितने खुश है दोनों कि बेटी कितने बड़े और अमीर परिवार में विदा की है।
अब मैं क्या कहूँगी उनको कि मैं किस रीज़न से यहाँ आई हूँ। नहीं, इस दुख का कोई इलाज नहीं है आदिति, तुम्हें समझना होगा। धीरे धीरे सब चीज़ें आदिति की आंखों के सामने आने लगती है। उर्मिला जी का हाथों में हाथ लेकर प्यार से गले लगाकर कहना कि मेरे राघव को समझ को लो बेटी, घर की मान मर्यादा सब अब तुम्हारे हाथ में है। ये सब कहते हुए उनका कांपता हुआ हाथ, आदिति मुझे तुम छोड़कर तो नहीं जाओगी ना, मैं टूट जाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। आते समय कार में राघव के बोले हुए वो शब्द सरासर धोखा था। ये आदिति की सांसें अब हद से ज्यादा बढ़ने लगती है। उसका सर चकरा रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से कानों को दबा के रखा था, तो भी उसका सर घूम रहा था। मन में उठे इस अशांति को वो कैसे शांत कर सकती है। कितने सारे मन में उसके सवाल आ गए थे, ना चाहते हुए भी वो उसके पीछे पड़े थे, क्योंकि उन सवालों में सब सच्चाई छुपी हुई थी।